प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात मंडल 2.0 की, मंडल पार्ट 2 की, यानी पिछड़ों की, और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की। जी हाँ, क्योंकि देश का ये जो अति पिछड़ा वर्ग है ये सियासत में बड़ा प्रासंगिक हो गया है और ये सियासत में एक वोट जिताऊ वर्ग के तौर पर भी तमाम सियासी दलों को नजर आ रहा है। बहुत दिलचस्पी से बड़ा जिताऊ वोट बैंक बनता हुआ अति पिछड़ा वर्ग नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, इधर वोट बैंक है तो सियासी घेरेबंदी भी इसी के इर्द गिर्द हो रही है, मोर्चाबंदी भी इसी के इर्द गिर्द हो रही है। और अचानक से तमाम सियासी जमातों को इस वर्ग का ख्याल ज्यादा सताने लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का जो आंकड़ा है, उसके जो नतीजे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि अगर कंसोलिडेटेड ओबीसी में कुछ जातियों को अगर छोड़ दें, यादवों को छोड़ दें, क्योंकि यादवों पर माना जाता है लालू परिवार का हक या फिर अखिलेश परिवार का हक, यादवों को छोड़ दें, कुर्मी वोट बैंक को छोड़ दें, तो जो इससे इतर ओबीसी जातियां हैं वो एक बड़ा वोट बैंक बनती आई हैं। 2014 का जो आंकड़ा है और 2019 का आंकड़ा इसी तरफ इशारा करता है कि अगर ये वोट बैंक एक खालिस सियासी पार्टी को मिलता है तो उसका वोट शेयर बढ़ता है और संसद में उसके सांसदों की तादाद भी बढ़ती है। तो घेरेबंदी इसी के इर्द गिर्द हो रही है, युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी हैं, तमाम लोग और तमाम सियासी जमातें अपने अपने राजनीतिक हथियार को पैना कर रही हैं, तेज कर रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर भी है। दो खेमे, विशुद्ध तौर पर अगर राजनीति की बात करें तो दो खेमे नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं, एक तरफ 38 दलों वाला एनडीए है और दूसरी तरफ 26 दलों वाला इंडिया है। जो इंडिया नाम का गठबंधन है उसकी पुरजोर कोशिश है कि 2014 में जो हुआ 2019 में भी नहीं होना था, लेकिन 2024 में किसी भी तरह साम दाम दंड भेद आजमाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता पर काबिज होने से रोका जाए। इधर एनडीए खेमा भी चाहता है कि संसद में तीसरी दफा जीत कर रिकॉर्ड बनाकर दाखिल हुआ जाए। और इस सब में ओबीसी हो चले हैं बड़े महत्वपूर्ण। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या मंडल पार्ट 2 की वापसी सियासत में 2024 का लोकसभा का ये चुनाव, जिसमें 18वीं लोकसभा का गठन होना है, क्या मंडल की वापसी का दौर इस देश की चुनावी परिस्थितियां देख रही हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं, मैं पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूं कि मंडल की सियासत है क्या। दरअसल इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारी। मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने। उस समय पहली बार यह महसूस किया गया कि देश में सामाजिक एक तरीके से भेदभाव बहुत ज्यादा है और पिछड़े वर्ग के लोगों की तादाद कितनी है, उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है, यह समझा जाए। इसी को लेकर एक आयोग बना, मंडल आयोग का नाम जिसे दिया गया। उस आयोग पर जिम्मेदारी थी कि वो पूरे भारत में पिछड़ों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करे। लेकिन 1980 में जब तक ये रिपोर्ट आती तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। उस समय वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उस कमीशन की रिपोर्ट के कुछ हिस्से को वीपी सिंह ने लागू किया था, जो पिछड़ों के वेलफेयर के लिए एक तरीके से लाई गई थी। उसमें एक सिफारिश यह भी थी कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, यानी कि आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में। और यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ था, यह भी मैं आपको बताऊं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि पिछड़ों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला सरकारी नौकरियों में 27% का। उस समय हालांकि विरोध की बहुत सारी सियासत थी, कांग्रेस विरोध में थी, बहुत सारी और पार्टियां विरोध में थी, यहां तक कि प्रस्ताव भी ले आया गया इसके विरोध को लेकर। यह अलग बात है कि आज कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की बड़ी पुरजोर अंदाज में पैरवी करती है, यह बात अलग है, क्योंकि सियासत में नियम बदलते रहते हैं, कायदे बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो यह देश में पहली बार हुआ। तब से पिछड़ों के नाम पर सियासत में एक वोट बटोरने की परंपरा शुरू हुई और सबको यह समझ में आया कि यह बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए आज की सियासत पर अब लौटते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि पिछड़ों के नाम पर कौन कौन सी योजनाएं एक तरीके से घोषित की जा रही हैं,
या फिर 2014 और 2019 के जो चुनावी आंकड़े हैं, क्या वो बाकी दलों को भी समझा रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के अलावा, कि ये बड़ा बड़ा वोट बैंक है, सही वोट बैंक है? इस देश में पिछड़ी जातियां 2650 हैं अगर टोटल ओबीसी जातियों का डेटा देखा जाए, और ये 2018 का कुल आंकड़ा जो उपलब्ध है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूं। इन तकरीबन 2500 ओबीसी में बहुत सारे लेयर्स हैं, और इनमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण या फिर बहुत सारे जो लाभ हैं वो सिर्फ कुछ ही प्रतिशत ओबीसी कैटेगरी को मिलता है। वो डेटा भी मैं आपको आगे बताऊंगी। महज लगभग ये डेटा एक मेरे पास है कि 983 जातियां इनमें से ऐसी हैं जिनका सरकारी नौकरियों में कोई फायदा नहीं, वो बिल्कुल हाशिए पर हैं, और महज 10 ओबीसी समुदाय ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण के आधार पर जो लाभ मिलना होता है उसका 97% लाभ सिर्फ इन 10 ओबीसी की जातियों को मिल जाता है। लेकिन अब मुद्दा क्योंकि सियासी हो चला है, इसलिए घोषणाएं भी जमकर हो रही हैं। लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा हुई, और वो की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये कहा कि आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे, और ये कार्यक्रम होगा लगभग 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का, और इसमें परंपरागत कौशल वाले लोग जो औजार से, अपने हाथ से काम करते हैं, उनको फायदा ये दिया जाएगा कि वो अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे, उन्हें पैसा दिया जाएगा। और इसमें 2-3 चरण, एक तरीके से बड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सारी चीजें समझाऊंगी तो, लेकिन 2-3 चरण होंगे। कुल मिलाकर उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। ये ऋण के तौर पर भी होगी और उनकी मदद के तौर पर भी होगी, सहायता के तौर पर भी होगी। इसमें 18 जातियों को एक तरीके से चिन्हित किया गया। लोहार, सुनार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इस तरह की जातियों को चिन्हित करके बाकायदा बताया गया कि ये सारी ओबीसी जातियां हैं जिन्हें सरकार फायदा पहुंचाने की एक योजना विश्वकर्मा जयंती के मौके पर लाने जा रही है। दूसरी तरफ ये जातियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? जातियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कमोबेश 52% का जो आंकड़ा है 1931 की जनगणना के मुताबिक, ये 52% ओबीसी वोट बैंक हर पार्टी चाहती है कि अपने खेमे में लाया जाए, और इसीलिए जाति आधारित जनगणना की कवायद बिहार में शुरू हुई, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने मुहर लगाई और यह कहा कि जातिगत आधारित जनगणना आप कर सकते हो। अब अलग अलग पार्टियों का अलग अलग स्टैंड, भले ही अतीत में कुछ भी रहा हो, लेकिन आज कोई पार्टी इस पर बोलने को राजी नहीं कि ओबीसी के फायदे के लिए योजनाएं चलाई जानी चाहिए, न चलाई जानी चाहिए। जातिगत आधारित जनगणना को लेकर भी सारी पार्टियां कमोबेश एक पाले में खड़ी हुई नजर आती हैं। वोट बैंक बड़ा है, और रोहिणी कमीशन गठित किया था 2017 में केंद्र सरकार ने। कई बार के एक्सटेंशन के बाद उस रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में रखी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। वो अभी पब्लिक नहीं हुई, उसके डेटा क्या कहते हैं, उसके आंकड़े क्या कहते हैं, उस पर भी हम तफसील से जाएंगे। और उसको पब्लिक नहीं करने के पीछे, उसको सार्वजनिक नहीं करने के पीछे आखिर कौन सा गणित काम करता है, हम इस पर भी जाएंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल इसी के मद्देनजर ओबीसी वोट बैंक, ओबीसी में भी अति पिछड़ा जो वर्ग है, वो कितना कीमती, कितना जिताऊ तमाम पार्टियों के लिए, इसी पर आधारित आज का सबसे बड़ा सवाल। अब की बार बीजेपी में मंडल पर जोर, ओबीसी किस ओर? किसका मंडल 2.0 चलेगा, इंडिया या एनडीए का?